हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू ऑन यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन एकेडमी। फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट्स करना इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिस सेट ही हम कराएंगे। प्रैक्टिस सेट लेकर के हम आप लोगों के सामने आ चुके हैं। प्रैक्टिस सेट दोस्तों बहुत सारी बन चुकी है प्लेलिस्ट में, आप वहां से भी कर सकते हैं। अगर आपको थ्योरी या फिर किसी भी साइकोलॉजिस्ट के बारे में जानना है या फिर और भी कुछ पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हैं। सफिशिएंट वीडियोस बने हुए हैं। बट अभी आपके पास 1 महीना 25 दिन रह गया। अभी आपको धुआंधार प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो हमारे प्रैक्टिस सेट अब जो स्टार्ट हुए हैं, प्रैक्टिस सेट भी बहुत सारे बने हैं, बट अब जो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हुए हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लाए गए हैं। अभी तक मैं 2 प्रैक्टिस सेट अभी रिसेंटली 2 महीने की स्ट्रेटजी में जो मैंने बनाया है, 2 महीने की स्ट्रेटजी में जो मैं करा रही हूँ, जिसको करके आप 120 तक एबव ला सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इस प्रैक्टिस को करने से। तो 2 प्रैक्टिस जो हुए हमारे उसमें पेडागोजी था, बट कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। तो दोस्तों चलिए फटाफट कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, जिसमें कि आपका 20 क्वेश्चन कवर हो चुका था। 21 क्वेश्चन से है, ये एक प्रीवियस ईयर पेपर ही है जिसे मैं आप लोगों को करा रही हूँ। तो 20 क्वेश्चन आप पेडागोजी के देख चुके हैं, कुछ क्वेश्चन आपके फैक्ट बेस्ड आते हैं। तो चलिए देखते हैं। शैशवकाल की अवधि है। शैशवकाल की अवधि क्या है दोस्तों? जन्म से 2 वर्ष या जन्म से 3 वर्ष, 2 से 3 वर्ष या जन्म से 1 वर्ष। शैशवकाल की अवधि क्या होती है? शैशवावस्था जिसको हम कहते हैं दोस्तों, वो शैशवकाल की अवधि होती है आपकी 2 वर्ष की अवधि। तो शैशवकाल कहा जाता है जन्म से 2 वर्ष की अवधि। अब आपका जन्म से 2 वर्ष आपका फर्स्ट ऑप्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। आपका पहला ही जन्म से 2 वर्ष की अवधि शैशवकाल कहलाती है। जन्म से 3 वर्ष सही नहीं होगा, 2 वर्ष ही माना गया। 2 से 3 वर्ष, जन्म से 1 वर्ष, ये सभी किसी भी नहीं, बस शैशवकाल के इर्द गिर्द की चीजें दी गई हैं। बट राइट ऑप्शन की बात करें, राइट आंसर की बात करें, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे फटाफट। मेरे एक दोस्त ने कहा था कि टाइम नहीं है, तो आप टाइम ज़्यादा ना लिया करिए, क्योंकि मैं समझाने में समय लेती हूँ जो कि पेडागोजी में ज़रूरी है। अगर आपको सिर्फ आंसर बताते चलूँ तो दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्त, मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करा सकती हूँ, लेकिन उसको करने से ना आप को आंसर रटने नहीं है बल्कि समझने हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा समय लेती हूँ। पेडागोजी में इसमें बिल्कुल भी समय आपका नहीं लगेगा। चलिए फटाफट करते हैं। उसमें भी मैं कोशिश करूंगी कि आपको जल्दी से जल्दी समझा सकूं और थोड़े में ही उसको पूरा कर सकूं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में है। तो पियाजे के अकॉर्डिंग 2 से 7 वर्ष के बीच का बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में होता है, ये पूछा जा रहा है। पियाजे के अकॉर्डिंग 4 अवस्थाएं होती हैं: संवेदी गतिक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो जो संवेदी गतिक होता है वो दोस्तों जन्म से 2 वर्ष होता है। इसको 0 से 2 वर्ष भी लिख करके आता है, संवेदी गति। और उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक होता है, वो 2 से 7 वर्ष होता है। तो यहाँ पे 2 से 7 ही दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। 2 से 7 वर्ष की अवस्था दिया गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व संक्रियात्मक। योर आंसर दैट विल बी फोर्थ ऑप्शन, पूर्व संक्रियात्मक। बट हम आपको चारों बताएंगे। संवेदी गति अगर पूछे तो 0 से 2 हो जाएगा आपका संवेदी गति। और पूर्व संक्रियात्मक आपको पता चल ही गया। मूर्त संक्रियात्मक थर्ड स्टेज होता है, जो कि 7 से 11 वर्ष होता है। मूर्त संक्रियात्मक आपका 7 से 11 वर्ष होता है, ठीक है। और बात करें औपचारिक संक्रियात्मक की, जो कि लास्ट स्टेज है, इसको अमूर्त संक्रियात्मक भी कहते हैं, जो कि ये औपचारिक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 11 से 15 वर्ष तक हो जाएगा आपका, 11 से लेकर 15 वर्ष, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन के चारों ऑप्शन को मैंने बता दिया। संवेदी गति पहला स्टेज होता है, जो कि जन्म से 2 वर्ष होता है। एंड सेकंड होता है पूर्व संक्रियात्मक 7 से 11, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 और औपचारिक संक्रियात्मक होता है 11 से 15। इन चारों को स्टेप बाय स्टेप पियाजे का दिया हुआ है, इन चारों को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। विकास होता है कहाँ से कहाँ की ओर, किस ओर से किस ओर विकास होता है? तो दोस्तों यहाँ पे दिया है फर्स्ट ऑप्शन जटिल से कठिन, विशिष्ट से सामान्य, साधारण से आसान और सामान्य से विशिष्ट। तो क्या हो जाएगा आपका 23वां जो हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर। योर आंसर दैट विल बी फोर्थ ऑप्शन, कि विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। मानसिक तथा गतिक अनुक्रियाएं जो होती है, मानसिक और गतिक। मानसिक का मतलब मस्तिष्क की, गतिक का मतलब आपका फिजिकल, हाथ पैर की। तो ये जो क्रियाएं होती हैं सबसे पहले, और विशिष्ट क्रियाएं बाद में होती हैं। सबसे पहले ये सारी क्रियाएं होती हैं और सबसे विशिष्ट जो क्रियाएं होती हैं वो बाद में होती हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर आपको? हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। पहले सामान्य होता है, पहले जनरल एंड फिर स्पेसिफिक होता है। पहले सामान्य फिर विशिष्ट होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे।
इसमें दोस्तों मैं बिल्कुल भी आपका समय नहीं लूँगी। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं, मतलब वो बच्चे वयस्क जो हैं वो सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं, तो वो बच्चे वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। ये क्या है दोस्तों? इसका जो लैंग्वेज है ना, बहुत ही एक तरीके से हमें क्लिष्ट लगता है, क्योंकि हम ये वर्ड्स यूज़ नहीं करते हैं बात करने में। तो ये जो है क्या कहलाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों सहयोग करना, सहयोग देना हो जाता है। ठीक है, सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं जब वयस्क, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, यहाँ पे सहयोग देना। ओके, आगे बढ़ेंगे। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा को हम कहते हैं अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्तमान जो स्कीमा है वो क्या कहलाती है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा पहला ही आत्मसातकरण। नवीन जानकारी में शामिल करने को, कुछ नया, हमारा जो स्कीमा है, हमारे माइंड में जो कुछ भी है, हमने जो भी सोचा, हमारा जो भी कॉन्सेप्ट है, उसमें कुछ नया हमने जोड़ लिया, तो वो एक्सेप्ट कर लिया ना, कुछ नया हमने जोड़ लिया, तो वो आत्मसातकरण होता है। हमने अपने में, स्वयं में कुछ नया और एक्सेप्ट कर लिया और जोड़ लिया, उसे आत्मसातकरण कहते हैं। ठीक है, और जो भी कुछ है उसके अलावा कुछ हमने देखा, मतलब वैसा ही कुछ हमने देखा, तो उसको क्या कहेंगे? उसको हम वहाँ पे हम एडजस्टमेंट करते हैं। कुछ अलग मिलता है तो एडजस्टमेंट करते हैं, जस्ट वैसा ही मिलता है तो वो हमें अनुकूलन लगता है। ठीक है, और ये जो है न्यू नॉलेज, कुछ नई जानकारी मिलती है तो उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं, आत्मसात करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन आत्मसातकरण। ठीक है, सॉरी, ये हो जाएगा आपका आत्मसातकरण। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय अधिक है। देखिए बीच में डॉट डॉट दिया गया है, तो वहां पे हम बना लेंगे कि मध्य बाल्यावस्था में भाषा किसके बजाय अधिक है? सामाजिक के बजाय अहं केंद्रित है, या जीववाद के बजाय सामाजिकृत है, या परिपक्व के बजाय अपरिपक्व है, या अहं केंद्रित के बजाय सामाजिकृत है। मध्य बाल्यावस्था की बात की जा रही है। मध्य बाल्यावस्था में बच्चे सोशल डेवलपमेंट बच्चों का होने लगता है, सोशलाइजेशन सीखने लगते हैं, लोगों से मिलने जुलने लगते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर? देखिए यहाँ पे 26 जो है वो भी आपका हो जाएगा फर्स्ट। देखिए सामाजिकृत और मतलब सामाजिकृत हो जाती है किसके बजाय? अहम केंद्रित के बजाय। बच्चे अहम केंद्रित नहीं रहते हैं, बल्कि समाज में घुलने मिलने लगते हैं। और समाज में घुलने मिलने का मतलब है सोशलाइजेशन उनका डेवलप होने लगता है, वो समाज से सीखने लगते हैं, अपने वयस्क समवयस्कों से, उनकी भाषा को, उनकी लैंग्वेज को, उनके बिहेवियर को, सब कुछ चीज़ों को देख करके एक्सेप्ट करने लगते हैं। तो मध्य बाल्यावस्था में भाषा पहले में हो जाएगा आपका सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक है मध्य बाल्यावस्था में। हाँ, बात वही है, सामाजिकृत नहीं होती है बल्कि अहम केंद्रित है। मध्य बाल्यावस्था के बीच की बात कर रही हैं, तो वो स्वयं में केंद्रित होते हैं, अहम केंद्रित है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया, समझिएगा थोड़ा सा। मध्य बाल्यावस्था में भाषा सामाजिकृत के बजाय सामाजिकृत नहीं होते हैं, बल्कि अहम केंद्रित होते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, ऐसे ही हो जाता है दोस्तों। तो इन्हीं चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि जब देखिए मध्य बाल्यावस्था की बात पूछी गई है, तो मध्य बाल्यावस्था में बच्चे परिपक्व पूरी तरीके से नहीं होते हैं। हाँ, ये बात अपनी जगह पे सही है कि वो समाज में घुलने मिलने लगते हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से समाज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं उसके बारे में, क्योंकि उनको पूरी नॉलेज नहीं होती है। वो जो जानते हैं उसी को वो जिद करके मनवाते हैं बच्चे कि नहीं वही सही है, अहम केंद्रित होते हैं। हाँ, जब वो थोड़ा सा बड़े होते हैं, थोड़ा सा मेच्योर होते हैं, सोशल डेवलप होता है उनका, थोड़ा ज़्यादा जानने लगते हैं, समझने लगते हैं, तब वो सामाजिकृत होते हैं, तब वो समाज की चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन मध्य बाल्यावस्था भी अभी पूरी नहीं हुई, पूरे मेच्योर नहीं हुए, मध्य बाल्यावस्था की बात की गई, तो सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक है। मतलब सामाजिकृत होता तो है, लेकिन
अहम केंद्रित ज़्यादा रहता है, समाज से घुलते मिलते तो हैं बट समाज को वो पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाते, अहम केंद्रित होते हैं वो। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा। या ऐसी चीज़ों में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है तो समझने की कोशिश कीजिएगा, और आप अपने क्वेश्चंस में यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं करेंगे। तो अब आपने पढ़ लिया है तो आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं करेंगे, कन्फ्यूज़न आपका नहीं होगा और आप सही ऑप्शन करके आएंगे। ठीक है, और जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे मेरी तरह कि कम टाइम में मुझे करना, आप लोगों के पास प्रॉपर 1 मिनट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, क्या शामिल है? बच्चों का एक कोने में बैठना, बिल्कुल भी नहीं। प्रतिबंधित परिवेश में बिल्कुल भी नहीं। वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं। बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, जी हाँ, फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल देखते ही हम लगा सकते हैं, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा बच्चों के इंटरेस्ट की शिक्षा, बच्चों की नॉलेज को बढ़ाना है, बच्चों को सिखाना है, एक्टिविटी के थ्रू पढ़ाना है। तो हस्तपरक गतिविधियां, ऐसी गतिविधियां जिसमें बच्चे अपने हाथों से खुद कुछ न कुछ करें, हस्तपरक गतिविधियां सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपकी इन चारों ऑप्शन के जगह पे। देखिए, एक कोने में बच्चों को बैठाकर, बच्चे निष्क्रिय श्रोता नहीं हैं, इसलिए एक कोने में नहीं बैठे हैं। प्रतिबंधित परिवेश, प्रतिबंधित जिसपे रोक लगा हो, नहीं यहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना, ऐसे बच्चे क्या सीखेंगे? बच्चों को खुले वातावरण में पढ़ाना है, इसलिए प्रतिबंधित परिवेश बिल्कुल गलत है। वे गतिविधियां जिसमें खेल शामिल न हो, बिल्कुल गलत है। खेल शामिल न हो ऐसी गतिविधियां बच्चों को इंटरेस्ट नहीं देती और बच्चे नहीं सीख पाते। खेल खेल में पढ़ाने की विधियां बहुत सारी बताई गई हैं, तो बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां सबसे बेस्ट हो जाएगा। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा फोर्थ, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। ओके फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप सोच करके कि बच्चों के लिए क्या नहीं, ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा ये आपका एक कीवर्ड है, इस पॉइंट को हमेशा माइंड में रखिएगा। बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा के थ्रू आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे वो उसी के तरीके से सोच समझ के करेंगे तो बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो गया। अगला क्वेश्चन है, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर गीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में कौन सी बुद्धि है जो उच्च स्तरीय थी? शारीरिक, गतिबोधक, संगीत में, भाष्य और स्थानिक। देखिए, संगीत बजाते हुए देखा तो संगीत में ही होगा। यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस हैं, इन चारों ऑप्शन में दोस्तों संगीत में ही है, क्योंकि स्वयं द्वारा तैयार किया गया, खुद से प्रिपेयर किया गया म्यूजिक, और म्यूजिकल चीज़ पर वो बजा रहा है, खुद ही इंस्ट्रूमेंट पे बजा रहा है वो खुद, तो उसका इंटरेस्ट म्यूजिक में बहुत ज़्यादा है, तो वो संगीतमय बुद्धि है। ठीक है, संगीतमय बुद्धि है। जो स्पीच देते हैं वो लोग, उनका भाषाई बुद्धि होता है, और जो स्थानिक मतलब चीज़ें कुछ होती हैं उसमें वो स्थानिक बुद्धि भी होता है। शारीरिक गतिबोध जो फिजिकल एक्टिविटी होती है उसमें होता है, बट ये म्यूजिक दिखा दिया गया है, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। योर आंसर दैट विल बी सेकेंड ऑप्शन। संगीत में, संगीत के बारे में दिया गया है और खुद से प्रिपेयर किया हुआ, तो उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा बच्चे का, वो उस पर बहुत ज़्यादा वर्क कर पा रहा है, वो भी इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा अगर आपका, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है। दोस्तों, जब भी दो जेंडर के बीच में किसी भी तरह की बात की जाए कि ये इनसे बेस्ट है या इनसे बेस्ट है, तो ये क्या है? ये हमेशा लिंग पक्षपात दिखाता है। ये शिक्षाप्रद बात नहीं है, नीतिपरक भी नहीं है, सही दृष्टिकोण वाला भी बिल्कुल नहीं है। जब एक शिक्षक ये समझाता है स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, क्यों? आप ये बताइए कि क्या लड़कियां गणित में अच्छी नहीं हो सकती? ये माना गया है थोड़ा सा कि आर्ट वगैरह की चीज़ें लड़कियों में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। वो क्यों? क्योंकि बर्थ से ही ले करके, जन्म से ही ले करके उसी तरीके का समाज उनको परिवेश देता है। अगर स्टार्टिंग से ही बच्चों में अच्छे कोई भेदभाव ना किया जाए तो ऐसा नहीं है कि लड़कियां लड़कों से बेहतर नहीं है, या लड़के सिर्फ यही काम, लड़के बहुत अच्छे कुक हैं, लड़के को बहुत मतलब लड़कियों से भी ज़्यादा अच्छा खाना बना सकते हैं। बहुत अच्छे 5 स्टार होटल्स में देखे होंगे आप, लड़के बहुत अच्छे शेफ हैं, मास्टर शेफ हैं। तो किसी भी तरीके का काम किसी भी जेंडर को लेकर के डिवाइड नहीं किया जाता है कि ये लड़के कर सकते हैं, ये लड़कियां कर सकते हैं, ये वुमेन्स कर सकते हैं, ये मेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो भी होता है वो लिंग जेंडर पक्षपाती होता है। ठीक है, तो ये राइट ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें किसके अनुरूप बदलना चाहिए। समावेशी शिक्षा, समावेशी क्वेश्चन से दोस्तों आता है क्वेश्चन, और लिंग से, जेंडर से क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन दोनों क्वेश्चन को आप नोट कीजिएगा, जरूर से देखिएगा, आप आएंगे ही ये क्वेश्चन। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें किसके अनुरूप बदलना चाहिए। देखिए, व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना चाहिए, या फिर परिवेश को परिवार के अनुरूप बदलना चाहिए, या फिर बच्चे को परिवेश के अनुरूप बदल जाना चाहिए, या बच्चे को व्यवस्था के लिए बदल जाना चाहिए। देखिए, हमारी समावेशी शिक्षा ये कहती है, समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को एक साथ लेके चला जाता है। चाहे कुछ बच्चे होते हैं जो कि एक्सेप्शनल केस के होते हैं, जो बच्चे किसी चीज़ में, कोई सुनने में अक्षम होते हैं, कोई पढ़ने में, तो कोई चलने फिरने में, तो कोई बोलने में भी होते हैं। तो व्हील चेयर पे भी कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें कि मतलब कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको साथ में लेकर के चलना ही समावेशी कहलाता है। तो यहाँ पर क्या बदलाव होगा, यहाँ पर दोस्तों जो होता है वो देखिए, व्यवस्था जो भी है वो बच्चों के अनुरूप होना चाहिए, या फिर बच्चे व्यवस्था के अनुरूप होने चाहिए। यहाँ पे बिल्कुल आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं, सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ पे हमारी व्यवस्था, अक्सर दोस्तों देखिए, एक पॉइंट की बात याद आई, मैं आपको बताती चलूँ, क्योंकि क्वेश्चन ये आता है कि यदि बच्चा फेल होता है तो क्या है, बच्चे में कमी है, शिक्षक में कमी है। दोस्तों यहाँ पर व्यवस्था को फेल दर्शाया जाता है, बच्चे फेल नहीं होते हैं। आपकी व्यवस्था में ढिलाई हुई है, आपकी व्यवस्था कमजोर रही है। अगर आप अच्छे तरीके से आप हर एक चीज़ को ले करके इंटरेस्टिंग वे में अगर आप सिखाएं, खेल खेल में सिखाएं, प्रोजेक्ट वर्क कराएं, बच्चों को भ्रमण पर ले जाएं, तो बच्चे इंटरेस्टिंग वे में सब कुछ सीखते हैं। तो वो व्यवस्था जब नहीं होती है तो बच्चे फेल होते हैं। तो व्यवस्था बच्चों के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, और बाकी सब बकवास हैं। परिवेश और परिवार, बच्चे परिवेश के अकॉर्डिंग या बच्चे व्यवस्था के अकॉर्डिंग नहीं बदलेंगे, आपकी व्यवस्था को बदलना होगा बच्चों के अकॉर्डिंग। तो सही शिक्षा, समावेशी शिक्षा यही मानती है, इसका यही मानदंड है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस आपका साइकोलॉजी का ये 30 क्वेश्चन पूरा हुआ। कैसा लगा हमारा प्रयास, प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। अच्छा लगा तो अभी के अभी लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। हम ऐसे ही रोज़ आपको हर सब्जेक्ट की पेडागोजी और साइकोलॉजी भी आपको कराते चलेंगे। और बस आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। फटाफट फर्राटेदार हम तैयारी करेंगे, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं रह गया। इस समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर गेन करना है, तो हमारे साथ बने रहें। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।